हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे, ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम करेंगे यहाँ पर। एक कोई पर्टिकुलर शेप लेंगे, उसके सेंटर पर या किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर दे रहा हूँ। ओके, और होमवर्क में आपको मैं रेक्टेंगल दूंगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, जो हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं आप, ABCD क्या है, स्क्वायर शेप है। ओके, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और अगर आप इस शेप के वाइज देखेंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है B to A, A to B, B to C एंड C to D, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर। अब स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, स्क्वायर का सेंटर होता है उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहला पॉइंट ये उठता है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी। देखिए आप, अगर किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था। हेनरी ऑर्स्टेड ने सबसे पहले 1820 में इसकी डिस्कवरी की थी कि किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तब डेवलप होती है जब उसके थ्रू आप करंट पास करते हैं। अब यहाँ पर ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, गैस कीजिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी ओ पॉइंट पर, सोचिए। चलिए, आपका जवाब तो मुझे अभी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, लेकिन हमारे एक और साथी है यहाँ पर, ओके, वो हमारे सवाल का जवाब देंगे। तो ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब उनकी आवाज जरूर गैस कीजिएगा, जोर से बोलेंगे। देखिए वो जीरो, ओ पॉइंट पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, ओ पॉइंट पर साथी का कहना है कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब इन्होंने ये सोचा कि डी ए का मैग्नेटिक फील्ड, ए बी का मैग्नेटिक फील्ड, बी सी का मैग्नेटिक फील्ड और सी डी का मैग्नेटिक फील्ड मिलके इसको जीरो करेगा, इनका ये कहना है। ओके, बट अभी मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि डी ए का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ए बी का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी सी का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और सी डी का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी इंडिविजुअली कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, 4 मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब अगर ये कैंसिल करेंगे तो जीरो होंगी और कैंसिल नहीं करेंगी तो नॉन जीरो होंगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि जीरो होंगी या नॉन जीरो होंगी या इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। आपको याद होगा मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल बताया था, जिसको आप बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। थम्स अप का देखा है ना आपने, थम्स अप देश द ठंडा, ये वाला देखा है ना, और फेसबुक में भी देखा होगा। ये क्या होता है, ये होता है लाइक। ओके, ये राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। पहले हम डीए का देखेंगे, फिर हम एबी का देखेंगे, फिर हम बीसी का देखेंगे, फिर हम सीडी का देखेंगे और उनकी डायरेक्शंस को देखेंगे। तो अगर हम डीए का देखें यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और भैया राइट हैंड यूज करना, कहीं लेफ्ट हैंड यूज कर लोगे तो उल्टा डायरेक्शन आएगा। तो राइट हैंड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, डीए में करंट का डायरेक्शन क्या है, डी टू ए, तो मैंने डी टू ए कर दिया। अब मेरी कर्ल फिंगर कहाँ जा रही है, देखिए आप, कर्ल फिंगर ये ऊपर से घूम के जा रही है ऐसे, ये इस तरीके से। यानी मैं अपनी डायरेक्शन से देखूं तो मुझे दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अंदर मूव कर रही होंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके लिए अंदर मूव करेंगी तो यहाँ पर डीए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्रॉस। फिर एक प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको, क्रॉस होता है आपका इनवर्ड और डॉट होता है आपका आउटवर्ड। थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं अगर इसकी उल्टी डायरेक्शन देता हूँ तो देखो ए टू डी अगर होती मान लो तो ऐसे लेते तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं होता, तो ये आता है आपका डॉट यानी आउटवर्ड। तो ये पॉइंट क्लियर है, डी टू ए की वजह से क्या हो गई, इनवर्ड। अब ए टू बी की वजह से देखिए अगर हम, तो मनीष जी बताएंगे हमें ए टू बी की वजह से किधर होगी, ए टू बी की वजह से देखिए हम क्या है, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रही है, यानी ये इस पॉइंट पर क्या जा रही है, अंदर जा रही है। अगर वो पॉइंट इधर होता तो वो बाहर जाती है, इस पॉइंट पर क्या जा रही है, वो अंदर जा रही है, इनवर्ट होगी। सो मनीष जी ने भी कह दिया इनवर्ट होगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ट होगी। अगर बीसी की वजह से निकाले ये भी इनवर्ट होगी। बहुत जल्दी से आंसर दे दिया इन्होंने, एक बार ताली बजाइए घर बैठ के आप लोगों के लिए, एक बार मुझे बताइए, वेरी गुड। अब सीडी की वजह से देखेंगे तो कहाँ होगी, सीडी की वजह से देखेंगे कहाँ होगी, ये भी इनवर्ट होगी। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि चारों की चारों मैग्नेटिक फील्ड 4 वायर्स की वजह से, जिसको आप बोल रहे हैं स्क्वायर शेप, इनवर्ट है। ओके, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे आप, ओके, आप जिसकी स्क्वायर शेप है, सिमेट्रिकल शेप है, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली, सबकी डायरेक्शंस क्या है, सेम है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से।
रेक्टेंगल के केस में ये नहीं करना, रेक्टेंगल के केस में कुछ और होगा, उसके बारे में आप लोग खुद सोचेंगे। फिलहाल चारों मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में आ गई है, तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और आसान तरीका बताता हूँ आपको, ओके, जिसमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। आपने रूल ये पढ़ा है ना, ये करंट की डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। अगर आप ऐसे कर लो, कहीं पर करंट सर्कुलेटिंग पाथ में मूव कर रही हो, ओके, सो उल्टा कर लेना इस रूल को, यानी ये करंट की कर्ल फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ये रूल किताबों में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आप लगा सकते हैं, हमेशा काम करेगा। तो अगर आप स्क्वायर को देखें एज अ होल, बट क्लोज लूप के लिए वैलिड है, स्क्वायर को देखें आप, स्क्वायर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, ये कैसा शेप है, ये कैसा है, बताइए, ये कैसा करंट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, इन्होंने बोल दिया क्लॉकवाइज, आप सहमत है, क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड कर्व कर दो भैया, देखो मेरा राइट हैंड फिंगर कैसी है, फिंगर क्लॉकवाइज है, हम किधर जा रहा है, देखो इनवर्ट, यानी ओ पॉइंट पर जो एंटायर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इनवर्ट होगा। इसमें पार्ट्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके, वो स्क्वायर की वजह से ओवरऑल करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्ट आ गया। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते तो वो आउटवर्ड होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, फिर से बताया था आपको। अगर किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वायर के जो दोनों एंड्स हैं इससे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये भी मान लीजिए वायर है, इसे ज्वाइन कर दीजिए, ओके। ऊपर वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा है, इसे अल्फा बना रहा है, नीचे वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो इस एंटायर वायर की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं या बायो सेवर्ट लॉ से निकाल भी सकते हैं। सो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें कि वायर की लेंथ का कोई रोल नहीं, इसमें लेंथ का रोल नहीं आ रहा है। लेंथ का रोल है, क्योंकि देखो अगर वायर बड़ा होगा तो ये एंगल अल्फा बड़ा हो जाएगा, ये एंगल बीटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वायर की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो अल्फा की वैल्यू बड़ा होगी और बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जब अल्फा की वैल्यू बड़ा होगी तो साइन अल्फा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, साइन बीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एंगल बढ़ने पर साइन क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ लेंथ पर डिपेंड करती है, बट हमारे यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में लेंथ का टर्म नहीं लिखा है, उसको हमने एंगुलर फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो सोचो क्या होता। तो इनफाइनाइट के केस में तो आपको केवल एज्यूम करना पड़ता है, ओके। क्या एज्यूम करेंगे इनफाइनाइट के केस में, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो ए ऊपर कहाँ चला गया होता है, इन्फिनिटी पर, और बी नीचे कहाँ चला गया होता है, इन्फिनिटी पर। तो ये वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ए जब ऊपर जाता तो ये एंगल क्या होता, बढ़ता जाता, यानी इनफाइनाइट के केस में इस एंगल की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती। सो उसको हम मान सकते हैं कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। वेरी सिमिलरली ये जो आपका बीटा एंगल है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। दिस इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम मान सकते हैं गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सर दिखाई दे रहा है इसमें इसके क्लास, ओके, आई अपॉन आर, और साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 1 प्लस 1, ओके। सो वी मे राइट इट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने 4 को 2 से मैं कभी कैंसिल नहीं करता, बुक वाले कैंसिल करते हैं, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल में आप एक्जैक्टली 10 टू द पावर -7 पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं इसको। सो ये इनफाइनाइट लेंथ की वजह से, और ये क्या है आपका, ये है आपका फाइनाइट लेंथ की वजह से, और ये है आपका इनफाइनाइट लेंथ की वजह से। तो इस शेप में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फाइनाइट वाला यूज करना है। चलो फाइनाइट वाला बच्चे यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, देखो मजा आ रहा होगा हमें। देखो किस्मत भी मेहरबान है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद यूनिट आई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गई, लाइट बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू वायर कौन सा है, ए एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ओके। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसकी साइड मान लो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, ओके। तो ये भी ये होगी क्योंकि स्क्वायर, और ये कितनी हो जाएगी आपकी
a/2 क्लियर। अच्छा ये वायर बना रहा है उस पॉइंट पे निकालिए तो ये एंगल भी कुछ बन रहे होंगे, तो ये एंगल कितने होंगे एंगल 45 होंगे, तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे काट रहे हैं और ये बीच में हाफ कर दिया आपने तो 45 हो गए। एक बार बताऊंगा रेक्टेंगल का प्रॉब्लम दूंगा अभी करना होगा, उसमें 45 मत ले लेना, क्योंकि जो आपका रेक्टेंगल होता है जरूरी नहीं है वो स्क्वायर हो, बट स्क्वायर जो होता है वो आपका रेक्टेंगल होता है 100%। ये कितना हो गया आपका 45। अब क्या रह गया आपको, लगाओ फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, कौन सा वायर है डी ए की वजह से, कितनी हो गई, फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस इज a/2 and sin alpha, what is alpha 45 plus sin 45 यानी कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। ऊपर चला गया क्या, इसको sin 90 कर दें, कोई बायो वाला बच्चा ये तो नहीं कह रहा है इसको sin 90 कर दे, क्या नहीं sin 90 नहीं करना, sin कॉमन कर लिया 45 पर 45 नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फेल हो जाएगी, इसको क्या लिखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कितना हो जाएगा 2/√2 यानी क्या लिखते हैं ओके 2/√2 का लिखते √2 यानी क्या लिखते म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चलो लिख के दिखा देता हूँ आपको, इसको लिख दिया 2/√2 और 2 को लिख दिया भाई √2 इंटू √2 ये काट दिया, कुछ नहीं किया ना, यानी कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 i अपॉन a। जब ये लिखना ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ओके तो चूंकि इसकी डायरेक्शन इनवर्ट थी तो बस कुछ मत लिखना इनवर्ट, ये से बना देना बस, ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन हो गई इनवर्ट। अब चूंकि स्क्वायर है टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें इसको, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। थैंक यू सो मच सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ने जवाब दिया, देखो क्लैपिंग करो घर बैठे हो। ओके तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओके दैट इज B, दैट इज 4 टाइम्स, जॉब दूसरे यूज कर लो बच्चों, तुम्हारी एक्सरसाइज में जॉब भी देखो यूज नहीं हो पा रही है, सो B मल्टीप्लाइड बाई BAD दैट इज 4 इंटू दिस ऑल 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 i अपॉन a, दिस डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन, और वी मे राइट इट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8√2 i upon a. So this is the total magnetic field due to current carrying square carrying current I. Its side is A and we are calculating the magnetic field at the center. Provided current is flowing in the clockwise direction. Anti clockwise होती तो बस आंसर यही आता, बट एक क्रॉस की जगह क्या आता डॉट हो जाता है, यहाँ पर बड़ी बात थी। अब हाँ जी सर प्लीज, स्क्वायर अगर छोटा होता हाँ तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता है, स्क्वायर आपका छोटा होता है, स्क्वायर आपका छोटा होता है। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को देखें यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने, सुना क्वेश्चन क्या पूछा सर ने? सर ने ये पूछा कि अगर स्क्वायर को हम छोटा कर दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी? तो चलो इसको पहले समझते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर। हमारा ये फॉर्मूले में ये टर्म आ रही है, ये तो वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर सकता कोई भी इसको, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी सेम रखा है क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर आप a की वैल्यू अगर आप क्या करें रिड्यूस करें यानी स्क्वायर छोटा लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी विल बी मोर। अच्छा ये तो चलो हो गया इस फॉर्मूले के बेस पर, जनरली इसको रियलाइज करो भाई, इमेजिन करो सेम करंट फ्लो हो रहा है और स्क्वायर आपका क्या है ये छोटा सा है, तो आप इसको ऐसे एज्यूम करो अगर स्क्वायर छोटा होगा तो सेंटर भी तो पास आ गया ना सेम करंट में, सेंटर क्या आ गया आपका पास आ गया सेम करंट में, स्क्वायर है हमारा छोटा, अभी ये जो देखो डिस्टेंस ये इतनी है और ये इतनी है, बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर, ज्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके इनको एक प्रॉब्लम देता हूँ, ओके आप थोड़ा सा हिंट दीजिएगा इसमें बच्चों को। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, वही नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए इसकी जो लेंथ लेता हूँ मैं 2a ले रहा हूँ और ब्रेथ ले रहा हूँ इसकी 2b, और करंट इसमें आपकी बात एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा देती है। ओके और आपका
ड्राइंग तो मेरी बहुत खराब है, लेकिन कोई नहीं, मान लेना आप। ये इसका क्या है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको आप बोलते हैं सेंटर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे बच्चों, बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्या करेंगे इसमें? एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा करें? एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करें, कैसे संभव है? चलो आप खुद सोचना है इसके बारे में, ओके। और फिर अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। बट मैं यहाँ पर एक हिंट देके जा रहा हूँ, ये 2a है और ये 2b है, ओके। वहाँ ये a और a था, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि a इक्वल टू b होगा। a इक्वल टू b होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बट ये क्या है? ये क्या है? रेक्टेंगल है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, बट आप थोड़ा सा सोचो, ओके। सोचने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, टाइम की कमी नहीं है, आप घर बैठिए आराम से पढ़िए, ओके। और इस क्वेश्चन को करिए, और जो लोग कर लें वो पर्सनली मुझे भेजें, इसको ग्रुप में ना भेजें, ग्रुप में भेजेंगे तो और बच्चे देख लेंगे उसको और वो सोचेंगे नहीं इसके बारे में। तो करिए और मुझे इसके बारे में मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, ओके। और हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं, और सर के खास तौर से, सर को मैं बुलाना चाहूँगा एक बार, जल्दी से आ जाइए सर। देखिए सर ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है, 1 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस, सर ने मास्क भी लगा रखा है। क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क ऊपर नहीं किया, मेरा मास्क बाहर रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाहर बंद करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, कोविड-19 या कोरोना वायरस से बच के रहिए। सेफ्टी मस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके। फॉलो द रूल्स, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, ओके। एंड खासतौर से बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू।